दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ जियोलॉजिकल का हिंदी किया गया है मित्रों भूगर्भिक, और यदि हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो यह हो जाएगा भू प्लस गर्भ, यानी कि भू के गर्भ में जो भी है। पृथ्वी के गर्भ में क्या होता है आप जानते हैं, आप बता सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं जियोलॉजिकल भूगर्भ शास्त्र। हिंदी में जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसे कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। तो यहीं से भूगर्भ शब्द को यहाँ ले लिया गया है। भारत की भूगर्भिक संरचना। और मित्रों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है। अब ज्वालामुखी पर नहीं जा रहे हैं, मूलतः पृथ्वी के गर्भ में है चट्टानें। यानी कि फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम यह देखेंगे कि भारत जो भूमि है, भारत का जो धरातल है, उसके गर्भ में कौन कौन सी चट्टानें हैं। देखिए, चट्टानें पृथ्वी के ऊपर भी पाई जाती हैं। पहाड़ चट्टानों से बने होते हैं, पहाड़ियाँ भी चट्टानों से बनी होती हैं, कुछ तो जमीन पर भी चट्टानें होती हैं। लेकिन यहाँ जो हम भूगर्भिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं मित्रों कि पृथ्वी के किस भाग में कौन सी चट्टानें हैं, ये हम यहाँ देखेंगे जरूर, लेकिन आपके लिए उन्हें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे बिल्कुल इग्नोर कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम नाम लेंगे, बहुत सी चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको जटिलताओं का एहसास होने लगेगा, जैसे कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये आपके फेवर में है कि आप उसके बारे में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर भाग में, हमारे देश के राज्य को ले लीजिए या क्षेत्र, जो भी नाम उसमें आएंगे, कि उसमें कौन सी चट्टानें हैं, किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग जब आपकी यह डेवलप हो जाएगी, इस तरह की डेवलप हो जाएगी, भले आप एकदम नाम से न बता सकें, एग्जैक्ट न बता सकें, लेकिन यदि आपको यह ज्ञात हो गया, इसकी थोड़ी सी जानकारी हो गई कि अच्छा, इस क्षेत्र में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, इस नाम की चट्टानें पाई जाती हैं, तब फिर आपको जो सबसे बड़ा फायदा होगा दोस्तों, वो ये कि देखिए, जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो इन चट्टानों से दो चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ हैं वो चट्टानों में ही होते हैं। और नंबर 2 वो है मिट्टी, सॉइल। आप सॉइल वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो मिट्टी है बेसिकली वो चट्टानों का चूर्ण ही है, पाउडर ऑफ द रॉक्स। तो अगर हमें चट्टानों के बारे में थोड़ा सा ज्ञात हो जाए तो आप मान लीजिए कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन खनिज और मिट्टी, यानी कि वहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते होंगे और कौन कौन सी वहाँ मिट्टी होगी, इसका भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। कम से कम एक अंदाज़ा लगाने लायक तो आप हो जाएंगे, और यह एक बहुत बड़ी बात होगी प्री एग्ज़ाम के लिए भी और मेंस के लिए भी। मित्रों, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आप जानते हैं कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अगर हम समझ नहीं भी पा रहे हैं तो भी अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए हम जो भी तरीके अपने अपना सकते हैं वो अपनाते हैं, वो करना भी चाहिए। तो इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को मैं कुछ अपनी तरफ से निर्देश दूँ, वहाँ मैं दे देता हूँ। अब ये जरूर है मित्रों कि एकदम दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है
कि अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आप कम से कम प्री एग्ज़ाम में सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपकी मदद की जाती है। जो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मैं ये मान करके चलता हूं कि उस ऑप्शन से या उन ऑप्शंस से एक अदृश्य हाथ निकलता है, एक इनविजिबल हैंड्स निकलता है जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, बशर्ते कि आप उसे देख सकें। ऑप्शन के विश्लेषण से ही आप काफ़ी कुछ सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं, और बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या दूसरी बात है थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। तो मित्रों, अब इसके साथ ही मैं एक सेकेंड पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये जो रॉक्स हैं, जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे दो तरह से करूँगा। नंबर वन, पहले के अंतर्गत हम कुछ चट्टानों को देखेंगे, कुछ चट्टानों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ हैं, किस युग में बनी, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सामान्य तौर पर चट्टानों के बारे में। इसके तहत फ्रेंड्स 8 चट्टानों की चर्चा हम करेंगे, 8 प्रकार की चट्टानों को। इसलिए मैंने शुरू से थोड़ा सा बता करके आपको सतर्क कर दिया है कि अगर आपको याद करने में, समझने में दिक्कत हो रही तो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा। हालांकि कठिन बिल्कुल नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि आप इतने लंबे समय से ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं। समय से मेरा कहने का मतलब है कि सैद्धांतिक पक्ष को आप इतने अच्छे से जाना समझा है, तो यहाँ आपको काफ़ी आसानी होगी, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आपको वैसा संभव नहीं है आपके लिए, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो पहले के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग चट्टानों के बारे में जानेंगे। 8 प्रकार के चट्टानें जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानेंगे, लेकिन बहुत कम, संक्षिप्त, बिल्कुल जितना शॉर्ट हो सकता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी होगा उतना ही। इसके बाद सेकंड के अंतर्गत हम करेंगे ये कि ये जितनी भी चट्टानें हैं, इन चट्टानों को हम 2 भागों में बांटेंगे। और ये जो हम भागों में बांट रहे हैं, ये चट्टानों के प्रकार के आधार पर नहीं बांटेंगे, हम क्षेत्र के आधार पर बांटेंगे। भारत को 2 क्षेत्रों में हम बांटेंगे, एक प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, और दूसरा बाह्य प्रायद्वीप भारत, मतलब जो प्रायद्वीप के बाद में जो बच जाता है, उत्तर भारत का जो साइड है, मध्य भारत से ऊपर का क्षेत्र, हम इन 2 भागों में बांटेंगे। और इन 2 भागों में जो चट्टानें हैं उनको देखेंगे। यानी कि यहाँ हम चट्टानों के डिटेल्स को देखने के बाद फिर हम चट्टानों को 2 भागों में डिवाइड करके, 2 ग्रुप में बना करके, और फिर उन चट्टानों की मूल विशेषताओं के आधार पर हम उस क्षेत्र को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो पेनिनसुलर, जो प्रायद्वीपीय भारत है, चट्टानों के कारण वहाँ क्या हो रहा है, और जो बाह्य प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन सी विशेषताएं वहाँ इसके कारण दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि सेकेंड पार्ट को करने के बाद ये जो फर्स्ट पार्ट में अगर थोड़ी सी आप में कुछ दिमागी उलझन रह भी जाएगी, तो यहाँ आते आते वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, आप अच्छी तरह से उस पर पकड़ बना लेंगे। इसीलिए मित्रों, मैंने ये फैसला किया कि नहीं, मुझे इन दोनों प्रकारों को लेकर चलना चाहिए। वैसे कुछ किताबों में आपको यह प्रकार मिलेगा, तो कुछ किताबों में आपको यह प्रकार मिलेगा, शायद ही आपको इन दोनों प्रकारों के वर्णन किसी एक बुक में मिले। खैर, तो मित्रों आइए अब हम रॉक्स के बारे में बात करते हैं, चट्टानों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दोस्तों, खनिज पदार्थ कहाँ कौन से पाए जाएंगे, वहाँ कौन सी चट्टानें इस पर निर्भर करती है, और कहाँ कौन सी मिट्टी होगी यह भी वहाँ के चट्टानों पर निर्भर करती है। मिट्टियों वाले टॉपिक में आप यह बात जान चुके हैं। मित्रों, भारत की एक खासियत है, बहुत अद्भुत खासियत है, इसीलिए भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। और जब विविधताओं का देश कहा जाता है तो उसका मतलब केवल यह नहीं होता कि भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं। ढेर सारी विविधताएं हैं, वनस्पतियों की विविधताएं आप देख रहे हैं, जलवायु की आप विविधताएं देख रहे हैं, इसी तरह से चट्टानों की भी विविधताएं हैं। आप देखिए कि एक तो मैं बता ही चुका हूं कि 8 प्रकार की चट्टानें हैं, और अगर इन 8 प्रकार की चट्टानों को हम सेकंड जो मैंने आपको तरीका बताया कि 2 भागों में बांट दें, तो फिर पता लगता है कि प्राचीनतम चट्टानें भी हैं और आधुनिकतम चट्टानें भी हैं।
देखिए, जब हम आधुनिकतम चट्टाने कहते हैं तो इसका मतलब भी लगभग 5-10 लाख साल हो ही जाता है। आधुनिकतम चट्टाने भी है। प्राचीनतम और नवीनतम, इन दोनों का मेल यहाँ है। और प्राचीनतम से नवीनतम तक की जो यात्रा होती है, तो जो हम पहली चट्टान देखेंगे वो प्राचीनतम की होगी, और फिर अंतिम जो 8वीं चट्टान देखेंगे वो नवीनतम होगी। आधुनिकतम की जगह मेरी समझ से नवीनतम शब्द ज्यादा अच्छा होगा। नवीनतम चट्टान, प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम तक की चट्टानें। अगर हम युग की दृष्टि से देखें, है ना, आप बहुत पहले के लेक्चर्स को याद कीजिए, ज्योग्राफी में जब हमने शुरुआत की थी, है ना, कि कैसे विकास हुआ है। तो अगर वहां से हम देखेंगे तो प्राचीनतम के अंतर्गत हमें जो चट्टान दिखाई देगी, जिस युग की चट्टान हम कहेंगे, वह होगा आर्कियन युग की चट्टानें। ये आर्कियन युग, बिल्कुल जब पृथ्वी ठंडी हो करके निर्मित हुई, से लेकर के, और जब हम नवीनतम तक पहुंचेंगे मित्रों, तो इस युग को, नवीनतम युग को फिर हम कहते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी युग की चट्टानें, प्राचीनतम, नवीनतम, ये रेंज है हमारे यहाँ पाए जाने वाली चट्टानों की, एक रेंज है। और केवल यही नहीं है दोस्तों, एक तीसरी हमारे यहाँ और स्थिति है। ये तो चलिए, ये तो बन गई है। तीसरी और हमारे यहाँ स्थिति है कि जो हमारे डेल्टाई क्षेत्र हैं, लगातार हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं जो बह बह करके डेल्टाओं का निर्माण कर रही हैं, और फिर हमारे तटीय क्षेत्र हैं, पूर्व और पश्चिम तट आप समुद्र का देख चुके हैं। ये जो तटीय क्षेत्र हैं, इनमें लगातार चट्टानों का बनना जारी है। ऐसा नहीं है कि जो बन चुकी है वो बात खत्म हो गई, जो कुछ होना था हो चुका। इन क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में लगातार चट्टान बन भी रही है। अब आप देखिए कि कितने युग में भारत एक साथ चट्टानों के मामले में जी रहा है। बिल्कुल शुरुआत नवीनतम, और प्रोसेस भी जारी है, बनने का भी जारी है। मतलब हम कंटिन्यूअस टेंस में इस मायने में बारे में चल रहे हैं। मित्रों, ये भारत के चट्टानों की एक सामान्य सी विशेषता है। आइए अब हम सीधे चट्टानों पर आते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से युग की चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानें हैं, हम यही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, पहले तरह की जो हमारी चट्टानें हैं वो हैं आर्कियन युग की चट्टानें, प्राचीनतम चट्टानें, सबसे पुराने समय की चट्टानें, ये प्राचीनतम चट्टानें हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था मित्रों कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, आग का गोला थी। आग का गोला यह धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के फलस्वरूप चट्टानें बनी। ये उससे बनी हुई चट्टानें हैं। कह सकते हैं कि अब तो ठीक है, इनका मौलिक रूप काफी कुछ बदल भी गया होगा। तो ये शुरुआत की चट्टानें हैं। और मित्रों, अगर आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब हमने चट्टानों के 3 प्रकार के बारे में बात की थी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बारे में बात की थी, तो उसमें एक बात कही गई थी, अगर आप स्मरण कर सके, कि जो प्राचीनतम रॉक्स होंगी इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। उस समय इतने जीव भी नहीं थे कि उनके अंदर वो दबे। इन चट्टानों में जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, याद रखिए, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसकी एक विशेषता है, इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। लेकिन जीवाश्म भले ही न पाया जाए, खनिज संपदा का भंडार है ये, खनिज संपदा का भंडार। खनिज, खूब सारे खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चलिए हम इस पर नहीं जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, ताकि एक एरिया आपके दिमाग में हो कि आर्कियन युग की चट्टानें कहाँ होंगी। फ्रेंड्स, ज़्यादातर आर्कियन युग की चट्टानें आपको साउथ में मिलेंगी। दक्षिणी भारत में आपको आर्कियन युग की चट्टानें ज़्यादा मिलेंगी, या फिर थोड़ा सा जब वो उत्तर की तरफ बढ़ेंगे वहाँ तक मिलेंगी। बस ये आपको गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वहाँ आपको पुराने युग की चट्टानें नहीं मिलेंगी। वो सब नए युग की चट्टानों वाला क्षेत्र है। तो आइए कुछ स्टेट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा नो डाउट। कर्नाटक, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, आप देख रहे हैं सब साउथ के स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश के बाद हम ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं मित्रों, तो मध्य प्रदेश भी आ जाता है। मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, ऊपरी मध्य प्रदेश नहीं होता है। मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार। जब हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है ये छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में है ना। तो झारखंड, आप राइट साइड में देखेंगे, मध्य प्रदेश के थोड़े से राइट साइड में चले जाएंगे तो आपको झारखंड मिल जाएगा। तो छोटा नागपुर का पठार, और इसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, पूरा नहीं, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा। आप वैसे चाहे तो राजस्थान को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ मित्रों आर्कियन युग की चट्टानें हैं। देखिए, अब दो चीजें आप इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला तो यह है कि जो ये राज्य होंगे खनिज संपदा की दृष्टि से थोड़े से समृद्ध होंगे। जब हम खनिज संपत्ति के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनसे जब जोड़ लेंगे तो चीजें बिल्कुल आपको ठीक से समझ में आने लगेंगी और समानांतर रूप में आप उनको समझते हुए चलेंगे। देखिए, जीवाश्म का अभाव, जहाँ जीवाश्म नहीं होंगे, मान करके चलिए कि वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ की कमी होगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं वो जीवाश्म से ही बनते हैं, लेकिन खनिज पदार्थ यहाँ खूब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पहले प्रकार की चट्टानें, और मैं बाकी चट्टानों की भी चर्चा लगभग इसी पैटर्न पर ही करूँगा। आपके दिमाग को उलझन से बचाने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा, और इस तरीके से करूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात छूटने न पाए। और यदि थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा हो भी गया तो फिर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ही, और उसमें जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस समझ के बाद टेक्स्ट बुक से जब आप कोई भी तथ्य, नया तथ्य पाएंगे तो वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, तुरंत रजिस्टर हो जाएगा, और इससे आपकी बस बात पूरी हो जाएगी। सेकेंड तरह के हम चट्टानों में आते हैं दोस्तों, यह है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम युग का नाम नहीं ले रहे हैं मित्रों। वैसे जो पहला अभी हमने आर्कियन चट्टानें देखा, तो उसको आर्कियन युग की चट्टानें भी कह सकते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें भी, उसका नाम आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब हम क्रम को लेकर के चल रहे हैं, अब नाम बदल गए हैं। ये धारवाड़ क्रम की चट्टान इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि ये कर्नाटक की जगह है, कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, यहाँ से इसका नाम हुआ है। और ये जो चट्टान है धारवाड़ में देखने को मिलती है, साथ ही साथ एक जिला है शिमोगा, शिमोगा जिला, वहाँ इन चट्टानों की बहुतायत है, इसीलिए इसको भारत में कहा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मजेदार बात यह है कि अभी हम जो 3-4 प्रकार की चट्टानें जो देखते जाएंगे, युग के हिसाब से हम नए की तरफ पहुंचते जाएंगे। यानी कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों की जो जननी है वह आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से, टूट करके बहने से, यानी कि इसको कहेंगे अपरदन, और इसके बाद उनके जम जाने से, निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ। देखिए, शुरू में तो यही थी, और ये जब टूट करके चूर्ण हुई, जो एजेंट्स हैं प्राकृतिक परिवर्तन के, उनके माध्यम से वो कहीं पहुंची और जमा होने लगी, और जमा होते होते जब वो उन्होंने चट्टान का रूप लिया तो उन्हें हम धारवाड़ क्रम की चट्टान मानने लगे। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। फ्रेंड्स, आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा, यहाँ मैं स्पेशली यहाँ बताना चाहूँगा प्री की दृष्टि से, वो है अरावली पर्वत। ज़्यादा ये राजस्थान में फैला हुआ है अरावली पर्वत, इसकी श्रृंखलाएं हैं। ये जो अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है, या कह लीजिए अरावली पर्वत में जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो ये एक तथ्य है जो आपको मालूम होना चाहिए, अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मित्रों, ये भी चट्टानें जो हैं खनिज संपदा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो अब चूंकि आर्कियन से ही ये बनी हुई है तो बट नेचुरल की थोड़ा सा कम होगा
आर्कियन में जितनी ज़्यादा संपदा है, खनिज संपदा, उससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आफ्टर ऑल चट्टानों के बहुत से जो लक्षण हैं, जो तत्व हैं कह लीजिए, तो वो तो आपको धारवाड़ के क्रम में मिलेंगे ही। तो इसीलिए ये भी जो चट्टानें हैं ये खनिज की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें जो खनिज पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ एक जैसे ही आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को होता है कि क्या क्या वो याद रखे। लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड, मैग्नीज, अभ्रक, फिर भी चलिए एक बार हम देख लेते हैं। कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, इस तरह के जो मूल्यवान खनिज है वो यहाँ मिलते हैं। साथ ही मित्रों यहाँ वो पत्थर भी मिलते हैं जिनसे घर बनाए जाते हैं, घर बनाने वाले पत्थर भी मिलते हैं। ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम एक चट्टान पर आएंगे जिससे सांची का स्तूप, लाल किला वगैरह बने हैं, तो उस पर वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तो आप देखिए जो मुख्य खनिज हैं, जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट खनिज हैं, वो इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल रहे हैं। मित्रों, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने, अपरदन, निक्षेपण से बनी हैं, चूंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ में और शिमोगा जिले में पाई जाती हैं, तो वहाँ धारवाड़ के नाम पर इसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी है और ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान चट्टानें हैं, जहाँ लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा जैसे मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। मित्रों, यह है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। अब आइए, अब हम आते हैं अगले चट्टान पर मित्रों, तीसरी तरह की चट्टानें जिसे कहा जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब आप देखें दोस्तों कि ये फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थे वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के क्षरण से बनी थी। अब ये जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से बड़ी है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षरण, हम शब्द यहाँ लिख देते हैं, है ना, के क्षरण से, है ना। क्षरण के बाद फिर वो चीज़ें बह करके जाती हैं, एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानों से फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि ये जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानों के बारे में आप जानते हैं, जहाँ लेयर्स पाई जाती है, चट्टानों की जहाँ लेयर होती है। मित्रों, इन चट्टानों में जो इसका जो नामकरण हुआ है, ये जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा उस पर नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस। इनके लिए ये जो चट्टानें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, एक बात और है यहाँ कि इन चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, हीरे, डायमंड भी पाए जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा गोलकुंडा का जो हीरा खदान है वो इसकी पुष्टि करता है। और ये भी है कि कुडप्पा जिले में सोना, गोल्ड भी मिलने की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ गोल्ड भी मिल सकता है। मित्रों, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में है। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षरण से बनी है। ये परतदार चट्टानें हैं। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा और उस जिले के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है। यहाँ जो पाए जाने वाले जो खनिज हैं
पदार्थ हैं, तत्व हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्ट इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। हीरे गोलकुंडा की खान में पाए गए हैं और कुडप्पा में स्वर्ण भी पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है। इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। ये है फ्रेंड्स कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। आइए अब हम चौथे क्रम की चट्टानों को देखते हैं। जो चौथे क्रम की चट्टानें हैं मित्रों वो हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब बिल्कुल फिर से वही बात हो गई कि जब कुडप्पा क्रम की चट्टानें बन गई उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी हैं। देखिए हम बिल्कुल उसी तरीके से चले आ रहे हैं। पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, ये सब प्राचीनतम है। प्राचीनतम से हम नवीनतम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम नवीनतम में आ गए हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों पर। और ये चट्टानें भी परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में लेयर्स पाई जाती हैं। और ये जो चट्टानें हैं मैं आपको 2-3 स्थानों के नाम बता रहा हूँ मित्रों जहाँ ये पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं उससे अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे राजस्थान के जोधपुर और चित्तौड़गढ़, यहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं। फिर गोदावरी घाटी में, गोदावरी घाटी, और साथ ही साथ नर्मदा घाटी के जो क्षेत्र हैं इसमें ये हैं मालवा और बुंदेलखंड। अभी हो सकता है कि मालवा, बुंदेलखंड इन सब का नाम सुनने पर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन जब हम भारत का भौगोलिक विभाजन जब देखेंगे, है ना, कि कहाँ पठार है, मैदानी है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, भौगोलिक वर्गीकरण जब हम देखेंगे तब फिर इन क्षेत्रों के बारे में आपको पता लग जाएगा कि क्या है। यहाँ बता दूं कि मालवा, उज्जैन, मध्य प्रदेश का मध्य का जो भाग है वो मालवा क्षेत्र होता है। बुंदेलखंड ये जो आपके झांसी वाला जो एरिया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ हिस्सा है वो बुंदेलखंड कहलाता है। वहाँ ये दोस्तों पाई जाती है। ये इसके 2 मुख्य क्षेत्र हैं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी सी जगहों पर विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ जो चट्टानें हैं उनके नाम आप देख लीजिए। चूना पत्थर, इनमें जो तत्व पाए जा रहे हैं, चूना पत्थर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों वो अब मैं आ रहा हूँ लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट, ये पाए जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत जो इन चट्टानों की है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, ये मैं ग्रीन कलर में उसको अलग से यहाँ हाईलाइट करने की दृष्टि से लिख रहा हूँ कि ये भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण के पत्थरों के लिए इस क्रम की चट्टानें बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन क्रम की चट्टानों से ही फ्रेंड्स लाल किला, जामा मस्जिद और सांची का स्तूप जैसे भवनों का निर्माण हुआ है, ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ है। आप सोचिए कि सांची का स्तूप तो इनमें सबसे पुराना है, जो आज से लगभग कह लीजिए कि 2300-2400 साल पुराना हो जाएगा। उस समय से आप सोच कर देखिए कि इन पत्थरों का दोहन शुरू हो गया था, यानी कि हमारे व्यवहार में ये पत्थर आने लगे थे। देखिए प्री एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि किन क्रम की चट्टानों से लाल किला, जामा मस्जिद और सांची के स्तूप का निर्माण हुआ है। आप कहीं कहीं किताबों में पढ़ेंगे कि जब लाल किला बनाया जा रहा था तब राजस्थान से उसके लिए चट्टानें आई थी, पत्थर आए थे, और ये जोधपुर और चित्तौड़गढ़ आप देख रहे हैं कि उसी राजस्थान में है। और यहाँ आप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर, इन्हें ही हम लाल पत्थर कहते हैं, जो लाल किला और जामा मस्जिद का रंग है। फ्रेंड्स ये चौथे प्रकार की चट्टान थी। अब मैं आता हूँ अगले प्रकार की चट्टान पर, अगले क्रम की चट्टान पर, जो 5वां प्रकार है, और ये है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गोंडवाना शब्द आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, और अक्सर सिविल सर्विस में और दूसरे स्टेट सिविल सर्विस में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है।
बहुत ही ये फेमस चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनका जो निर्माण हुआ है, थोड़ा समय थोड़े से इसके महत्व को देखते हुए थोड़े से डिटेल में मैं जाऊंगा फ्रेंड्स, या आप अगर रख सके तो इनका नाम भी आप याद रखें। कार्बोनीफेरस एक युग है, कार्बोनीफेरस युग से लेकर दूसरे युग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है जुरैसिक युग। इसके बीच में गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगर हम इसे साल की दृष्टि से देखें तो ये जो बीच का जो ईयर है वो लगभग बैठता है मित्रों 28 से 36 करोड़ साल पहले, करोड़ वर्ष पूर्व। इस दौर में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आप सोच करके देखिए कि कितनी पुरानी चट्टान ये है। ये नाम आप याद रख सकते हैं, कार्बोनीफेरस से जुरैसिक युग के बीच में। मित्रों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं जो भारत के बिहार में, देखिए किन किन राज्यों में पाई जाती है चट्टानें। बिहार, अब हमें झारखंड भी कहना पड़ेगा, अदरवाइज पहले ये बिहार में ही आ जाता। झारखंड में ये चट्टानें हैं। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं, अदरवाइज पहले सिर्फ मध्य प्रदेश कहने से बात बन जाता। आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है और महाराष्ट्र में है। आप देखेंगे कि ये जितने भी आप ये स्टेट देख रहे हैं, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये सब सटे हुए मिलेंगे, एक दूसरे के सीमाओं से लगे हुए मिलेंगे। सभी तो एक दूसरे के सीमा से नहीं लगे हुए मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी कि जो ये चट्टानें हैं, ये चट्टानें कहीं ना कहीं एक ही जगह पर आपको थोड़ी सी स्थित जैसी मिलेंगी, यानी कि उनका फैलाव एक जगह है, बीच में थोड़े थोड़े से गैप आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर यही रूप आपको यहाँ देखने को इनका मिलेगा। दोस्तों, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो 98% कोयला है, कोल, वह इन गोंडवाना चट्टानों में ही मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही। मतलब ये कह लीजिए भारत की ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसके आधार हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और अक्सर इसी बात को लेकर के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब इनमें कोयले के भंडार हैं। आप जब भी कोयले की खदानों की बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये स्टेट सुनाई पड़ेंगे कि यहाँ कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। ये आपको खासकर ध्यान में रखना है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बस इतना ही। कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के बीच इनका निर्माण हुआ है, जो 28 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच का काल है। मित्रों, जिन राज्यों में पाई जाती हैं वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 98% जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही उपलब्ध है, और इस प्रकार भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका बेस है, उसका आधार है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब हम नेक्स्ट चट्टान पर आते हैं, और वह है 6वें क्रम की चट्टानें, और इसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। ये दक्षिण से बना हुआ है, डेक्कन से बना हुआ है, हिंदी में इसे कहा गया है डेक्कन ट्रैप। दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है, अब मैं युग पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने गोंडवाना क्रम के चट्टानों पर युग का नाम विशेष रूप से ले लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, लेकिन इसमें मैं युग का नाम न लेकर के आपको एक ईयर, अप्रॉक्सीमेट ईयर जिस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है वो काल बता दे रहा हूँ। दोस्तों, वो काल है 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अब आप देख रहे होंगे कि करोड़ से कम में तो कोई बात ही नहीं बन रही है। चट्टानों को बनने में कितना वक्त लगता है सोचिए, 15 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और आपने देखा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो थी 28 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व। मतलब बट नेचुरल है कि जो दक्कन ट्रैप है यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से नई है, तुलना करेंगे तो। अदरवाइज तो ये भी 15-20
करोड़ साल पुरानी है। इनका जो विकास हुआ है ये कहा जाता है कि लावा के प्रवाह से हुआ है, यानी कि ये लावा के प्रवाह से बनी हुई चट्टानें हैं। जब लावा है वो इसके बाद वो जम गया तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये भी कहा जाता है कि लावा के प्रवाह से चूंकि ये चट्टानें बनी हैं तो ये चट्टानें बेसिकली सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा आकृति की है। इनकी जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा है, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना क्रम से, उस तरह का स्वरूप इसका दिखाई देता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक है बेसाल्ट, एक और जो दूसरा है वो है डोलोमाइट। ये चट्टानी है, इनकी बहुतायत है। बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानी, यहाँ ये कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से बनी है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे या मिट्टियों वाले टॉपिक पर आपने ध्यान दिया होगा कि इन चट्टानों के क्षरण से जो मिट्टी निर्मित होती है उसका रंग काला होता है और उससे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बनती है। यानी कि जो दक्कन ट्रैप में आपको मिट्टी के रूप में काली मिट्टी दिखाई देगी। काली मिट्टी का ये क्षेत्र है, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी अवेलेबल है। ये जो दक्कन ट्रैप जो जहाँ इस तरह की चट्टानें हैं फ्रेंड्स, आइए मैं इनके अब आपको स्टेट के नाम थोड़े से बता देता हूँ। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग महाराष्ट्र में ये मिलती हैं। मध्य प्रदेश, आपको मालूम है कि ये दोनों काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के बाद है दोस्तों गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है और आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में ये अवेलेबल है। लेकिन जो मेन है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, आप ये तीन कह सकते हैं। थोड़े से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी दक्कन ट्रैप वाली चट्टानें हैं। तो दोस्तों दक्कन ट्रैप के बारे में जो मैंने आपसे चर्चा की है वो है 15-20 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में इनका निर्माण हुआ है। स्पेशली आपको जो ध्यान देना है वो है कि लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप बना है और इसीलिए उसकी जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा हो गई है। इसकी जो संरचना है वो बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से बनी है। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मिट्टी काली हो गई है। कई जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है। और मित्रों स्टेट्स में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीन प्रमुख हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इस श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों ये दक्कन ट्रैप के बारे में जानकारी थी। अब आइए हम चर्चा करते हैं 7वें प्रकार के चट्टान की, और इसका नाम है मित्रों टर्शियरी क्रम की चट्टानें। अब सच पूछे तो अब हम एक प्रकार से नूतन वर्ष में आ गए हैं, काफ़ी कुछ नूतन काल में आ गए। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि नूतन काल में आ गए हैं, बावजूद इसके जो इसका पीरियड है दोस्तों वो है 5-6 करोड़ साल पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो जो टर्सरी युग है इसी काल के आसपास माना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, अब कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो हिमालय हमारा बना है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी काल में हुआ है। और इसी काल में बट नेचुरल है कि ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो आप बड़े आराम से इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस तरह की चट्टानें होंगी। तो जम्मू कश्मीर, फिर आपको उत्तराखंड भी इसमें मिलेगा, हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी मिलेगा, और फिर नॉर्थ ईस्ट का असम भी आपको मिल जाएगा। मतलब जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर यदि आप कहना चाहें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक या असम तक, राज्यों के नाम ले लीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक
इस क्रम की चट्टानों का विस्तार है। बहुत ही सिंपल। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि टर्सरी क्रम की चट्टानों से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। यही अपने आप में इतनी जानकारी सफिशिएंट होगी। अब हम आते हैं 8वें और अंतिम क्रम पर। दोस्तों यह है क्वाटरनरी या नवजीव, नूतन काल कह लीजिए, नवजीव संरचना। अब हम बिल्कुल नए पर आ गए हैं और नए पर आने के बावजूद जो इसका पीरियड है, खासियत यह है कि अब हम करोड़ों की संख्या से घट करके लाखों पर आ गए हैं। इसका जो काल है तो वह है 10 से 20 लाख वर्ष पूर्व। अब हम लाख पर आ गए हैं, 10 से 20 लाख वर्ष पूर्व। यह जो संरचना है, तो यह संरचना हमें सिंधु नदी और गंगा नदी, इन नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भाग, वहां पाई जाती है। जब हम भारत का भौगोलिक विभाजन देखेंगे तो भारत के भौगोलिक विभाजन में आपको पहला विभाजन मिलेगा हिमालय का क्षेत्र। इससे ठीक पहले वाली जो चट्टानें थी, जिसे हमने टर्शियरी क्रम की चट्टानें के नाम से देखा, वो पहले तरह के विभाजन में हिमालयन क्षेत्र। इसके बाद आप दूसरा विभाजन देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश और ये सब आ जाते हैं। सच पूछे तो ये वही है, सिंधु गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। मिट्टी के प्रकार में आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान चुके हैं कि ये वह मिट्टी है जिसे जल अपने साथ लेकर आती है और बाद में फिर उस मिट्टी को छोड़ती चली जाती है, और लाखों साल के बाद फिर वो मिट्टी जमते 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 एक मैदान का रूप ले लेती है, एक विशाल मैदान का रूप ले लेती है। वही इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हुआ है। देखिए, ऊपर का भाग तो नो डाउट मिट्टी का ही है और ज़्यादातर क्षेत्रों में मिट्टी का ही आपको मिलेगा। हम तो आंतरिक भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे हैं। तो जो मिट्टी हमें ऊपर दिखाई दे रही है वो मिट्टी नीचे भी नहीं है, उसके गर्भ में नहीं है, गर्भ में तो चट्टानें हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वाटरनरी नवजीव संरचना है, ये आप कह सकते हैं कि सिंधु और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है और अभी तक इसका निर्माण जारी है, अभी तक ये बन रही है, बनने की प्रक्रिया में है। तो मित्रों, इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 8 किस्म की चट्टानें थी जिनकी चर्चा मैंने यहाँ आपके सामने की है। और चूंकि मैं इनके बारे में अब इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद दोहराने नहीं जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि अब हम इन 8 प्रकार के चट्टानों को यहीं एक बार उन पर नज़र मार लें और इसके बाद फिर हम जो प्रायद्वीपीय चट्टानें और बाह्य प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं उनकी विशेषताओं को थोड़ा एक साथ देखेंगे। मैं एक ही जगह पर लिख रहा हूँ, ये युग का क्रम है, मतलब सबसे पुरानी चट्टान को हमने पहले स्थान पर रखा था और एकदम जो नवीनतम चट्टानें हैं उनको एकदम नीचे रखा है। तो आपको एक ही जगह पर पढ़ने से आइडिया हो जाएगा चट्टानों का। तो इस दृष्टि से ही मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ। दोस्तों, जो पहले प्रकार था वो था आर्कियन युग, जो पृथ्वी के ठंडा होने से जो चट्टानें बनी थी। इसके बाद जो दूसरे क्रम की चट्टानें थी दोस्तों, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो आर्कियन क्रम के चट्टानों के टूटने से, अपक्षय से बनी। जो तीसरे क्रम की जो चट्टानें थी दोस्तों, वो कुडप्पा थी और आपको मालूम है कि धारवाड़ कर्नाटक के आधार पर बनी और ये आंध्र प्रदेश के आधार पर इसका नाम पड़ा, ये कर्नाटक के आधार पर इसका नाम पड़ा। इसके बाद जो चौथे क्रम की जो चट्टानें हमने फ्रेंड्स देखी थी वो थी विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो हमने खासकर मैं यहाँ आपको जोधपुर और चित्तौड़गढ़ की याद दिला देता हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा लाल पत्थर। इसके बाद 5वें चट्टान के रूप में हमने देखा था फ्रेंड्स गोंडवाना क्रम, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कोयले का भंडार। 98% कोयला, यानी कि
100% ही मान लीजिए, उसमें बच क्या गया 98% हो जाने के बाद। गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी। इसके बाद जो अगली थी दोस्त वो था डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप आप देख चुके हैं, बेसाल्ट और डोलोमाइट। यहाँ हम इसको याद रखने के लिए एक तत्व ले लेते हैं, वो काली मिट्टी। इसके बाद जो 7वें क्रम की चट्टानें थी वो थी टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इसमें हमने लिया था हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसके बाद जो 8वें और अंतिम क्रम की जो चट्टानें हैं दोस्तों वो है क्वाटरनरी या नवजीव कह लीजिए, बिल्कुल नया। और इसमें हमने लिया है सिंधु गंगा का मैदान। मैं समझता हूं कि अब एक जगह देखने के बाद और उनके आगे मैंने की वर्ड लिख दिए हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपके दिमाग में शायद जो थोड़ी बहुत झिलमिलाहट रही होगी या अस्पष्टता रही होगी और ज़्यादा स्पष्ट हो चुकी होगी। आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, जब हम यहाँ तक आते हैं तो देखिए कि साउथ इंडिया आपको ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको नॉर्थ इंडिया में आप एंटर कर जाते हैं। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया आपको दिखाई देगा, मिडिल या फिर नॉर्थ इंडिया में आप चले जाते हैं। बिल्कुल इस तरह का विभाजन है। तो इससे साफ एक बात पता लगती है कि ये जो चट्टानें हैं ये पुरानी चट्टानें, पुरानी तुलनात्मक रूप में, और यहाँ जो हमें चट्टानें मिलती हैं वो नई चट्टानें मिलती हैं। और सच पूछिए तो अब इसी विभाजन को आधार बना करके अब मैं नेक्स्ट जो प्रकार है या चट्टानों को जो दो भागों में बांटकर चर्चा करने की बात जो मैंने आपसे शुरुआत में कही थी वो अब मैं करने जा रहा हूँ। इन्हीं बातों को अब मैं विशेषताओं के रूप में समेट रहा हूँ कि जो पुरानी जो चट्टानें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उस क्षेत्र की, और जो नई चट्टानों वाला क्षेत्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये मैं जानबूझकर इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हम जानेंगे वह परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही समझ की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तथ्यों को समझने की दृष्टि से। और यह आपके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आइए मित्रों उसे हम देखते हैं। यहाँ एक शब्द आपको मिलेगा प्रायद्वीप। ये शब्द इस्तेमाल होगा क्योंकि हम अब जब चट्टानों के आधार पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक होगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र और दूसरा होगा बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बाह्य प्रायद्वीपीय का मतलब है कि जो प्रायद्वीप से बाहर है, ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र और बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय को आप जानते हैं इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर, आर साइलेंट है, पेनिनसुलर। तो हम थोड़ा सा देख लें कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि समझने में थोड़ी और आसानी हो सकती है। और नहीं तो वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं धाराओं के बारे में चर्चा कर रहा था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन यहाँ मैं जानबूझकर इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ये है प्राय। इसको अगर हम ये कर दें प्रायः द्वीप। दोस्तों लैटिन में जो, अगर हम इस शब्द का अर्थ जानना चाहें कि पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है लैटिन में, तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट आइलैंड। ऑलमोस्ट आइलैंड, नॉट आइलैंड, ऑलमोस्ट आइलैंड, यानी कि द्वीप नहीं, प्राय द्वीप, प्रायः द्वीप जैसा, पूरी तरह से द्वीप नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए द्वीप वह है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, चारों ओर पानी है, चारों ओर इसके पानी है और इसमें एक जमीन का टुकड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये है द्वीप। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ नहीं है, यह तीन ओर पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड है, उस मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। तीन तरफ पानी, एक तरफ मुख्य भूमि से उसका जुड़ाव, ऐसे स्ट्रक्चर को प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मित्रों जो हम ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे, इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अगर मैं दूसरे सरल शब्दों में कहना चाहूं, आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं साउथ इंडिया, ऑलमोस्ट साउथ इंडिया। अब आप साउथ इंडिया
के दृश्य को याद करने की कोशिश कीजिए। आपने देखा है कि अगर हम गुजरात से नीचे आते हैं वेस्ट पार्ट में, तो गुजरात से हम नीचे तक आकर के साउथ में टच कर जाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ईस्ट साइड में चढ़ते हैं और उधर वेस्ट बंगाल के पास पहुंच करके इतना पूरा का पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है। यानी कि उसका जो वेस्ट पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। अरब सागर यहां आपको मिलता है वेस्ट में। आप साउथ में चले जाते हैं तो वहां आपको हिंद महासागर उपस्थित दिखाई देते हैं, और जब आप ईस्ट में चले जाते हैं तो ईस्ट में आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है। यानी कि ये तीनों भाग पानी से घिरे हुए हैं इसके साउथ इंडिया के। इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है फिर वो टच करने लगता है, आप देखेंगे ना, भूमि क्षेत्र को टच करने लगेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर वो हिमालय और जम्मू कश्मीर तक ऊपर चला जाता है। उस हिस्से में फिर किनारे पानी नहीं है। तो आपने देखा कि ये जो तीन तरफ का जो भाग है इसका, ये तीनों भाग पानी से घिरे हुए हैं। और इसके बाद जो उत्तर का जो भाग है पूरा का पूरा, तीन दिशाएं तो हमने देख ली, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये तो पानी से घिरा हुआ है। लेकिन इसका फिर जो पूरा का पूरा नॉर्थ पार्ट है, ये जो नॉर्थ हिस्सा है वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह द्वीप नहीं है, क्योंकि एक साइड जमीन से जुड़ा हुआ है। तो द्वीप ना होकर के प्रायः द्वीप है, द्वीप जैसा ऑलमोस्ट होते होते रह गया, द्वीप बनते बनते ये नहीं बन पाया, तो उसे हमने कह दिया प्रायः द्वीप। तो मित्रों, मेरी समझ से प्रायद्वीप शब्द अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर हम कह रहे हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक तरीके से हम साउथ इंडिया की बात कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो इसका मतलब हुआ कि जो साउथ इंडिया के इस क्षेत्र से बाहर है, यानी कि उस पानी वाला जो हिस्सा है उस हिस्से से ऊपर का भाग। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में आप इस तरह से डिवाइड इसे कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर इसके तहत चट्टानों के रूप में हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जो चट्टानें हैं, सच पूछे तो उनके आधार पर कुछ विशेषताओं को, जो बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उनको केवल देखेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं भारत के पूरे स्ट्रक्चर को और दूसरी चीजों को समझने में आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे। आइए मित्रों, अब मैं इसकी चर्चा करता हूं, और इसकी चर्चा मैं इस रूप में करूंगा, बीच में एक लाइन खींच करके और पॉइंट वाइज, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हों। तो हम पहले लेते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग कहने का मतलब है दक्षिण, मोटे तौर पर यह हो गया दक्षिण। यह है बाह्य प्रायद्वीपीय भाग, बाह्य प्रायद्वीपीय भाग। इसे आप मोटे तौर पर उत्तर कह सकते हैं, है ना। उत्तर करेंगे तो फिर वो पूर्व का भी देखिए वो आ जाएगा, मतलब उसको हम एकदम बांट करके नहीं देखेंगे, लेकिन उस पानी वाले भाग से ऊपर उठ करके ये बाह्य प्रायद्वीपीय भाग। मित्रों, इसके तहत हम लोग केवल 4-5 विशेषताएं देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ज़्यादा बिंदु गिनाने से कोई फायदा नहीं। मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जो आगे चलकर भारत के बारे में जब हम जानेंगे तो उन्हें जानने में हमारी हेल्प करेंगे। अब आइए हम पहली विशेषता पर आते हैं। पहला अंतर क्या है, इन दोनों में हम अंतर देख रहे हैं। एक अंतर आप जान चुके हैं और मैं बता भी चुका हूं कि जो प्रायद्वीपीय भाग है ये प्राचीनतम प्लस कठोर चट्टानों से बना हुआ है। प्राचीनतम और कठोर चट्टानें, इनसे बना हुआ है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसका जो निर्माण है वह नवीन, यानी कि प्राचीन की जगह नवीन और कठोर की जगह कोमल चट्टानों से बना हुआ है, बिल्कुल इसके विपरीत। और ये आप इससे पहले देख चुके हैं, मैं उसी बात को यहाँ रख रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा इन दोनों में इंपॉर्टेंट अंतर है दोस्तों, और वह यह कि ये यहाँ की जो चट्टानें हैं ये समुद्र में डूबी नहीं है, समुद्र में डूबी नहीं है। मतलब ये भूमि का जो क्षेत्र है वो भूमि का क्षेत्र बना रहा है। जबकि हम जब बाह्य प्रायद्वीप में जाते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह समुद्र से हुई है। समुद्र से इस तरीके से उत्पत्ति हुई कि इसके जो
बहुत बीच बीच के जो समय हैं, जो क्षेत्र हैं, ऐसा लगता है कि वो समुद्र में डूबे हुए थे, कभी भी डूबे हुए थे। और जब वहाँ की मिट्टियों को देखते हैं तो सागर निक्षेपों का पता चलता है। वहाँ की जब मिट्टी निकाल करके वहाँ के चट्टानों का विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि नहीं, पहले तो ये ऊपर का भाग था, फिर ये समुद्र में डूब गया है। तो इस तरीके से लगातार समुद्र के साथ इसका डूबना और उभरना चलता रहता है, चलता रहा है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग के साथ ऐसा नहीं था। जो तीसरा जो अंतर है दोस्तों वो ये है कि देखिए, चूंकि ये प्राचीनतम चट्टानें हैं और ये खूब कठोर चट्टानों से बना हुआ है, तो ये जो भूभाग है ये बहुत ही दृढ़ है, मजबूत है। और ये दृढ़ होने के कारण जो विवर्तनिक बल होते हैं, विवर्तनिक बल के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। विवर्तनिक बल, जिसे हम टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं, इनका प्रभाव नहीं है यहाँ। विवर्तनिक बलों का प्रभाव नहीं है क्योंकि चट्टानें बहुत दृढ़ हैं। और बट नेचुरली कि जब विवर्तनिक बलों का प्रभाव नहीं है तो फिर यहाँ आपको एक विशेषता अपने आप मिल जाएगी। अगर चट्टानें दृढ़ हैं तो यहाँ जो भूकंप हैं, भूकंप के झटके नहीं के बराबर होंगे, क्योंकि विवर्तनिक बलों के वजह से भूकंप आते हैं। जबकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। एक तो दृढ़ की जगह पर ये चट्टानें निर्बल हैं, कमजोर हैं, उनमें उतनी दृढ़ता नहीं है। दूसरा यह है कि इनका जो हिस्सा है वो लचीला है। अगर वो निर्बल है तो बट नेचुरल है कि वो लचीले हैं। और इसके कारण जो विवर्तनिक बल है, उस विवर्तनिक बल का प्रभाव इस पर काफी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और विवर्तनिक बल का प्रभाव पड़ने के कारण ये जो भूकंप हैं, भूकंप के झटके यहाँ आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं। ये आपको सुनने को भी मिलेगा। ये आप कभी जब पेपर में पढ़ेंगे ना, आप देखिए कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो किन क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये जो हिमालयन क्षेत्र है, जो उत्तर भारत है, यहीं सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके दिखाई देंगे। और ये जो विवर्तनिक बलों का जो प्रभाव पड़ता है तो उससे क्या होगा कि जो चट्टानें हैं ऊपर का जो है उसमें आपको कहीं फोल्ड मिल जाएंगे, फोल्डिंग मिल जाएंगे, जिसको हम हिंदी में वलन कहते हैं, कि चट्टानों में इस तरह के आपको फोल्ड्स दिखाई देंगे। या डिफॉर्मेशन, विरूपण, कहीं उभरा हुआ है, कहीं तिरछा है, कहीं नीचा है। विरूपण मतलब एक तरह से ऊपर नीचे गड्ढा इस तरह का दिखाई देगा, डिफॉर्मिटी दिखाई देगी उसमें। तो फोल्डिंग और डिफॉर्मिटी, वहाँ यहाँ के जो पर्वतों पर और भूमि पर जो ये इस तरह के जो रूप दिखाई देते हैं, उसका कारण विवर्तनिक बलों का प्रभाव का ही पड़ना है। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगली जो विशेषता है वो ये है कि ये जो प्रायद्वीप भाग हैं, इनकी जो नदियां हैं, इनकी नदियां ये इस तरह से समझ लीजिए कि अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं या बूढ़ी हो गई हैं, वृद्धावस्था में आ गई हैं, बहुत समय से चल रही हैं। और इनको जितना भी गहरा होना था ये हो चुकी है, गहरी हो चुकी है। अब गहरे होने की संभावना नहीं है क्योंकि कठोर चट्टानें हैं ना, कठोर चट्टानों को काटने की अब इनमें हिम्मत नहीं है और वैसे भी इनकी गति बहुत कम है। तो नदियों का जो होना था वो हो गई हैं और चूंकि वृद्धावस्था में आ गई हैं तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बड़ी मंद गति से बहती रहती हैं, ये बहती रहती है। लेकिन जो बाह्य प्रायद्वीप भाग की जो नदियाँ हैं अभी भी युवा हैं, एक बहुत बड़ा अंतर। और कभी कभी ये बातें पूछ ली जाती हैं, ये युवावस्था में हैं और यह है कि इन्होंने बड़े बड़े अपने क्षेत्र में गार्ज बनाए हैं, जिसे हम हिंदी में कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा महाखड्ड, बड़े बड़े महाखड्ड। अब चूंकि युवावस्था में ताकत है तो ये बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए हैं और जब ये मैदान में आ जाती हैं तो मैदान में फिर ये अपना रास्ता लगातार बदलती रहती, क्योंकि इनमें फोर्स है, इन नदियों में फोर्स है। तो फ्रेंड्स, एक और जो छोटा सा अंतर है वो हम यहाँ देख लेते हैं और वह अंतर इस बात को लेकर के है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भाग के जो पर्वत हैं, ये जो भी पर्वत हैं एक अपक्षय के परिणाम है। यानी कि उनकी जो सतह थी, उन सतह पर धीरे धीरे उसका क्षरण होता रहा, तो फिर क्षरण होने से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। जबकि यहाँ के जो पर्वत हैं
इस एरिया के जो पर्वत हैं वो बेसिकली, यहाँ फिर से हमें विवर्तनिक बलों को देखना पड़ेगा कि विवर्तनिक बलों के प्रभाव से वो उभरे हैं। जब हम हिमालय के क्षेत्र में आएंगे तब देखेंगे विवर्तनिक बल का प्रभाव, थोड़ा सा देखेंगे। और अगर आप भूकंप वाले चैप्टर को याद करें तो वहाँ विवर्तनिक बलों के किस तरह से प्रभाव पड़ता है उत्तर भारत में, वहाँ आपको वो बात देखने को मिलेगी, समझ में आ जाएगी। खैर, तो विवर्तनिक बलों के प्रभाव से वो जो जमीन का जो तल था वो ऊपर उठ गया और वो फिर उसने फिर पर्वत का रूप ले लिया। तो मित्रों, ये 5 मुख्य अंतर मैंने आपको प्रायद्वीपीय भाग और बाह्य प्रायद्वीपीय भाग के बताए। आइए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय भाग है मित्रों, वो प्राचीन और कठोर चट्टानों से बनी है, जबकि जो बाह्य प्रायद्वीपीय भाग है वो नई चट्टानों से और कोमल चट्टानों से निर्मित है। जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका जो स्थल खंड है वो समुद्र में डूबा नहीं है, जबकि जो प्रमाण मिलते हैं बाह्य प्रायद्वीपीय में कि वो समुद्र में डूबते रहे हैं। जो तीसरा अंतर है वो प्रायद्वीपीय भाग की जो चट्टानें हो बहुत दृढ़ हैं, दृढ़ होने के कारण इन पर विवर्तनिक बलों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो स्वाभाविक रूप से इनमें भूकंप भी नहीं आते। जबकि जो बाह्य प्रायद्वीपीय भाग के जो चट्टानें हैं मित्रों वो निर्बल हैं, लचीली हैं और इसीलिए विवर्तनिक बलों का उन पर प्रभाव भी पड़ता है। और जब प्रभाव पड़ता है तो भूकंप के झटके आते हैं। झटके के कारण या और दूसरे प्रभावों के कारण कहीं तो फोल्डिंग्स पर्वतों पर बन जाते हैं, कहीं उनकी डिफॉर्मिटी हो जाती है, और साथ ही साथ पर्वतों का जो यहाँ निर्माण हुआ है वह भी इन विवर्तनिक बलों के कारण ही हुआ है। जबकि प्रायद्वीपीय भाग में पर्वतों का जो यहाँ निर्माण हुआ है वो अधिकांश श्रेणी की जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है, जिनका विकास भूपटल के अपक्षय के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके बाद जो अंतिम अंतर है मित्रों वो नदियों को लेकर के है कि जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो अपनी ओल्ड एज में आ गई हैं, अपने आधार तल को पार प्राप्त कर चुकी हैं, अब गहरी होने की संभावनाएं नहीं है और अपना मंद गति से वो बहती रहती हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत जो बाह्य प्रायद्वीप की नदियां हैं वो युवा हैं, बड़े बड़े महाखड्ड अभी भी बना रही हैं, और ये बड़ी खड्ड इसलिए बना रही हैं कि पहाड़ों पर तो बड़े फोर्स से बहती हैं और मैदानों में आकर के ये अपने रास्ते लगातार बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय भाग और महाप्रायद्वीपीय भाग का में अंतर था। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी चर्चा के बाद जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसकी एक सामान्य सी समझ निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में बन गई होगी। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।